हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं रचा जाधव और मेरी टीम फिर से आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इसका आंसर है भी द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण, F बराबर ma। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा बी, ध्रुव पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको 600 न्यूटन को 6 से भाग देना है, जो हमारा आंसर आएगा 100, मतलब डी। इसका आंसर है डी, 100 न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 29.4 किलोग्राम। तो आपको 29.4 को त्वरण का जो मान होता है 9.8 से भाग देना होगा। 29.4 को यदि आप 9.8 से भाग देते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3 किलोग्राम, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है। तो इसका आंसर है सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कि कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो चंद्रमा पर कम होता है। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा सी, 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय संवेग। इसका आंसर है बी, टॉर्क। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो इसका आंसर है सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। यदि किसी जल का आयतन में यदि परिवर्तन देखना है तो हम यदि उसका जो टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस यदि हमने कर दिया है तो उसका जो आयतन है, पानी का जो आयतन है, पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्ण तरह पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? जब किसी बोतल में
पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बॉटल टूट जाती है, क्यों? पानी जमने पर फैलता है, बॉटल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका आंसर है ए, पानी जमने पर फैलता है इसलिए बॉटल टूट जाती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका आंसर है डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। जब जहाज का स्तर पहले जितना ही होगा, जहाज थोड़ा ऊपर उठेगा, जहाज थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है बी, थोड़ा ऊपर आएगा। जब नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब थोड़ा ऊपर आएगा। सीडीएस में प्रश्न पूछा गया था। लोहे की किल पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। अगला, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। आखिरी, पारा पानी से भारी है। इसका आंसर होगा सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये बिहार पीएससी में पूछा गया था। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? तो इसका आंसर है डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? पहला ऑप्शन है 1/9, दूसरा 1/10, तीसरा 1/6 और चौथा है 1/4। तो यहाँ पर आंसर है बी, 1/10। 1/10 जो भाग है वो समुद्र की सतह के ऊपर होता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। इसका आंसर है ए, वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तीसरा, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। चौथा, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है,
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जय हिंद, जय